नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीबीआई कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। बांदा जेल से लखनऊ लाया गया है मुख्तार अंसारी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुख्तार अंसारी की पेशी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माफिया मुख्तार अंसारी सीबीआई कोर्ट से में पेशी हुई है। बांदा जेल से लखनऊ लाया गया है मुख्तार अंसारी को। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप तय होंगे आज मुख्तार अंसारी पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुख्तार अंसारी को लेकर, जहां आज उसे बांदा जेल से लखनऊ लाया गया है। सीबीआई कोर्ट में आज पेशी हुई है। आज पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय होंगे। मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज बांदा जेल से मुख्तार अंसारी को लखनऊ लाया गया है। आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप तय होंगे मुख्तार अंसारी पर। बता दें कि सीबीआई कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी की पेशी हुई है। थोड़ी देर में मुख्तार अंसारी पर आरोप तय होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई, जहां सीबीआई कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी हुई है। बांदा जेल से लखनऊ लाया गया मुख्तार अंसारी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुख्तार पर आज आरोप तय होंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा, प्रशासन का, सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। एक के बाद एक सभी माफियाओं पर प्रशासन शिकंजा कसते नजर आ रही है। वहीं इसी कड़ी में आज मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से लखनऊ लाया गया है। यहां सीबीआई कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी करवाई गई है। आपको बता दें, थोड़ी देर में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार अंसारी पर आरोप तय होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंदन बरवा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। चंदन, यह पूरा मामला कब का है और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप क्या है मुख्तार अंसारी पर? देखिए, मैं दिनकर आपको बता दूं जी कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है मुख्तार अंसारी के ऊपर। मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था, पैसे का लेन देन का जो मामला था, इस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद बांदा जेल से आज मुख्तार अंसारी को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट की स्पेशल बेंच में इनको पेश किया गया है। यहाँ इनके ऊपर जो है आरोप तय होने, हालांकि 2 बज चुका है और अभी लंच टाइम चल रहा है। लंच टाइम के बाद जो ये आरोप तय होंगे और आरोप तय होने के बाद संभवतः ये जताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के ऊपर भी एक बड़ा शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। हालांकि मुख्तार अंसारी का जो बेटा है अब्बास अंसारी, इनकी लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वो चाहे ईडी हो, परिवर्तन निदेशालय, वो चाहे सीबीआई हो, लगातार सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने का जो प्रदेश सरकार है और जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो काम करती हुई नजर आ रही है। जी, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कब दर्ज हुआ था और मामले में किस चीजों के पैसे के लेन देन का आरोप कितने का लगा था इन पे? देखिए, ये मनी लॉन्ड्रिंग का करोड़ों का ये मामला है और इस पे मुकदमा दर्ज हुए काफी समय हो गया है। लेकिन आज जो सीबीआई कोर्ट में मुख्तार अंसारी को लेकर आए हैं और मुख्तार अंसारी के ऊपर जो दोष है वो सिद्ध होंगे, उसके बाद सजा भी उनको सुनाई जाएगी। लेकिन लगातार जिस तरह से मुख्तार अंसारी को पूरी तरह से जो है शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा, तो उसी कड़ी में आज जो फैसला आने वाला, ये सबसे अहम और सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। देखकर मुख्तार अंसारी के पेशी के मद्देनजर सीबीआई कोर्ट के पास सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं चंदन? देखिए, मुख्तार अंसारी को जिस गाड़ी में लेके आया गया, करीबन 4 से 5 गाड़ी मुख्तार के साथ थी। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर लिया जाए तो राजधानी लखनऊ में कैसरबाग में जो कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट, वहां पर भी सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएसी के साथ साथ आरआरएफ और लोकल पुलिस भी बड़ी संख्या में तैनात की गई है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ चंदन, आगे भी आपसे और भी खबरों पे जानकारी लेंगे। तो आज मुख्तार अंसारी की पेशी हुई है, जिसमें आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी पर आज आरोप तय किए जाएंगे। आपको बता दें कि पेशी के लिए मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से लखनऊ लाया गया है। अगली खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां निकाय चुनाव को लेकर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूरे दमखम के साथ पार्टी चुनाव में उतरेगी। मायावती ने ऐलान किया है, अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद की पत्नी को टिकट नहीं देगी बीएसपी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है कि अतीक अहमद की पत्नी को टिकट नहीं देगी बीएसपी। शाइस्ता प्रवीण को मेयर का टिकट नहीं देने वाली है बीएसपी। अतीक के परिवार से किसी को टिकट नहीं मिलेगा। मायावती ने यह बयान दिया है। माफिया अतीक अहमद पर मायावती ने बयान दिया है। माफिया अतीक अहमद से जुड़ी हुई खबरें सामने आ रही थी कि शाइस्ता प्रवीण को मेयर चुनाव का टिकट बीएसपी देंगी। वहीं मायावती ने यह भी ऐलान किया है कि अतीक अहमद के किसी भी परिवार को टिकट नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून का पूरा पूरा सम्मान भी करती है। तो आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है कि अतीक अहमद की किसी भी रिश्तेदार या पत्नी को टिकट नहीं दी जाएगी। अटकलें सामने आ रही थी कि अतीक अहमद की पत्नी को अगर बीएसपी टिकट नहीं देगी तो अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी को बीएसपी टिकट दे सकती है, लेकिन इसे सिरे से मायावती ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि कल निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके बाद आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह क्लियर कर दिया है कि अतीक अहमद से जुड़े हुए किसी भी शख्स को बीएसपी टिकट नहीं देने वाली है। इसके साथ ही मायावती ने ऐलान किया कि हम पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो आपको निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अतीक के परिवार को टिकट नहीं दी जाएगी, बीएसपी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव का फैसले को सराहा है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के प्रति बीजेपी की नीति घातक है। वहीं हमारे साथ चंदन वर्मा हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। चंदन, कल निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हुआ और आज मायावती ने सारी अटकलों को खारिज कर दिया अतीक अहमद की पत्नी को टिकट को लेकर। बिल्कुल दिक्कत मैं आपको बता दूं, कल जो है चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की है। जारी करने के बाद जितनी भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने कमर कस लिया, लगातार अपनी अपनी बैठकें कर रही है। आज मायावती ने अपनी बैठक बुलाई थी और मायावती ने बैठक में जितने भी अपने कार्यकर्ता थे उनसे बातचीत किया और किस तरह से चुनाव लड़ना है, कहाँ किसको टिकट दिया जाना है, कौन प्रत्याशी कहाँ से लड़ेगा, उसको लेकर एक बड़ी बैठक और मायावती ने बुलाई थी। और मायावती ने साफ तौर पर अतीक अहमद के परिवार को लेकर एक बड़ी जानकारी दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हमारी पार्टी ऐसे लोगों को टिकट नहीं देगी। जिस तरह से कई दिनों से चल रहा था, शाइस्ता परवीन का टिकट काटा जाएगा, टिकट दिया जाएगा, जिसको लेकर जो अटकलें थी और जो लोगों में गलतफहमियां पैदा हो रही थी, उसको जो है आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको साफ कर दिया है कि अतीक अहमद के परिवार में किसी को भी और टिकट नहीं देगी। अतीक के साथ साथ जो भी कोई अपराधी प्रवृत्ति का जो होगा उसको जो है मायावती टिकट नहीं देगी। लेकिन वही जो है मायावती ने साफ तौर पे सरकार के ऊपर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो मुस्लिम वोट है और जो मुस्लिम वोटर्स है उनको लेकर जो भी सरकार है उसकी नीतियां कहीं ना कहीं घातक नजर आ रही। लेकिन इस तरह से आज मायावती ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी जो संभवतः ये जताया जा रहा है और साफ तौर पे मायावती ने। लेकिन चंदन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक चीज यह भी देखने को मिला कि कल अधिसूचना जारी हुई, समाजवादी पार्टी ने मांग की कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए और आज मायावती का भी सेम रुख रहा। मायावती ने भी कहा कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए।
देखिए बैलेट पेपर और जिस तरह से जो मायावती ने आज जो ये बात जो कही है कि मायावती ने बोला है जी। कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ये देखिए ये है चुनाव आयोग के हाथ में कि बैलेट पेपर से होता है या ईवीएम से होता है। चंदन, बिल्कुल चुनाव आयोग के हाथ में है, लेकिन जब जब ये चुनाव नजदीक आता है विपक्षी पार्टियों का वो ईवीएम का रोना और ये बैलेट पेपर पे चुनाव कराने की मांग हमेशा तेज हो जाती है। देखिए साफ तौर से ये देखा जा रहा है, इससे पहले भी चुनाव हुए थे ईवीएम मशीन पे हुए, तो लोगों ने ईवीएम जी। पे जो है आरोप लगाया था। तो उसी को देखते हुए मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात बोली, उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि जी। ईवीएम से ना कराकर बैलेट पेपर से कराया जाए। देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि चुनाव भी करीब आ चुका है, जल्द ही चुनाव की तारीखें जो है 4 तारीख और 11 तारीख को जो है चुनाव जो मतदान है, मतदान होने हैं। पहले चरण में मतदान होगा, जी। दूसरे चरण में ये दो जो चरण है, 2 चरणों में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के। लेकिन जी। देखा जाना है कि क्या बैलेट पेपर पे होता है या ईवीएम पे होता है। हालांकि ये जो मामला है ये जो ईवीएम और बैलेट पेपर की अगर मायावती बात कर रही तो ये चुनाव आयोग के हाथ में भी चुनाव आयोग किस तरह से चुनाव कराना चाह रहा है, बैलेट पेपर से या ईवीएम से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो अधिसूचना जारी होने के साथ सारी पार्टियां अपनी दमखम लगा रही है। चिंतन और मंथन का दौर हर पार्टियों में लगातार जारी है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता प्रवीण के टिकट पर क्लियर कट कहा कि किसी भी करीबी को जो अतीक अहमद से रिलेटेड है उसे टिकट नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ईवीएम का जिक्र एक बार फिर से किया, बोला बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आपको बता दें समाजवादी पार्टी ने भी बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अमृतपाल सिंह का साथी पप्पल प्रीत सिंह गिरफ्तार हो गया है। पप्पल प्रीत सिंह पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार हुआ है। पंजाब पुलिस ने होशियारपुर से पप्पल प्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वारिस पंजाब दे प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह से जुड़ी हुई जिसका करीबी पप्पल प्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पप्पल प्रीत सिंह पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आपको बता दें 18 मार्च से लगातार अमृतपाल पुलिस को चकमा दे रहा है और उसी समय से लगातार पप्पल प्रीत सिंह अमृतपाल के साथ देखा गया। कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए जिसमें अमृतपाल और पप्पल प्रीत सिंह एक साथ देखे गए हैं। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का मेन हैंडलर पप्पल प्रीत सिंह गिरफ्तार हो गया है। जालंधर से फरार होने के बाद पप्पल प्रीत सिंह अमृतपाल के साथ था। इसके बाद होशियारपुर में दोनों ने अलग अलग रास्ते लिए थे। अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार चल रहा है। पप्पल प्रीत सिंह भी उसी के साथ मौजूद था और उसकी आर्थिक से लेकर उसके साथ सहयोग कर रहा था, आर्थिक मदद भी मुहैया करवा रहा था। बताया जा रहा है कि स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर इसे गिरफ्तार किया है। हालांकि पंजाब पुलिस ने इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है। पप्पल प्रीत सिंह अमृतपाल का बेहद करीबी माना जाता है। ऐसे में अब उसकी गिरफ्तारी से पुलिस को अमृतपाल से जुड़ी कई अहम जानकारी मिलने की संभावना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह से जुड़ी हुई इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन चौधरी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। नितिन, अमृतपाल का करीबी गिरफ्तार हो गया, अमृतपाल कब गिरफ्तार होगा? जी देखिए दिनकर, बिल्कुल अमृतपाल का दाहिना हाथ जो था पप्पल प्रीत वो आज गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च से जो अमृतपाल जो है फरार चल रहा है, पंजाब पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन आज 23 दिन बाद जो पप्पल प्रीत है वो पंजाब पुलिस के हाथ लग चुका है। जिस तरीके से पुलिस उसे ढूंढने के जो है पूरे प्रयास कर रही थी, क्योंकि पप्पल प्रीत जो है उसका सलाहकार भी है, क्योंकि जब से अमृतपाल जो है फरार चल रहा है उससे जब से पप्पल प्रीत उसी के साथ था, अलग अलग उसकी लोकेशन निकाल रहा था, उससे जो बातचीत में पूरी तरीके से जो कामयाबी मिल रही थी। लेकिन उसके बाद आज पप्पल प्रीत गिरफ्तार हुआ है तो पंजाब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी तो नितिन, पप्पल प्रीत सिंह पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार हुआ है, तो क्या ये माना जाए कि अभी भी अमृतपाल सिंह पंजाब में ही है? क्योंकि एक साथी जो लगातार 23 दिन से अमृतपाल सिंह के साथ था वो पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार हुआ है, तो क्या अमृतपाल भी वही है?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आज पपलप्रीत गिरफ्तार हुआ, दाहिना हाथ था, 23 दिन बाद आज वो गिरफ्तार हुआ, क्योंकि पुलिस जो है काफी दिन से लगातार अमृतपाल को ढूंढने का प्रयास कर रही थी। अलग अलग जगह पर जो है चेकिंग कर रही थी, गाड़ियों की चेकिंग चला रखी, गाड़ियों को रोक रोक के चेक किया जा रहा था, क्योंकि उसकी जो लोकेशन थी कभी दिल्ली कभी उत्तराखंड अमृतपाल की। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से होशियारपुर से आज पपलप्रीत गिरफ्तार हुआ है पंजाब के अंदर से, तो 23 दिन बाद एक बड़ी कामयाबी जो है पंजाब पुलिस को लगे। पंजाब पुलिस ने अलग अलग जगह जाके छानबीन तैयारी कर रखी थी, जाके उनको जो है टेम्पल्स में भी ढूंढा जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से उसके माता पिता वहां से गायब हो गए थे अमृतपाल के, तो उसके बाद से अमृतपाल के जो है करीबी था पपलप्रीत, उससे पुलिस पूरी तरीके से जानकारी ले रही है कि आखिरकार पपलप्रीत ने अभी उससे बातचीत करेगी, उससे पूछताछ करेगी कि अमृतपाल कहां पर छिपा हुआ है। उसी तरीके से जो जानकारी सामने आई थी कि पपलप्रीत एक सलाहकार था, उसे सलाह दे रहा था। उस समय लोकेशन जो ट्रेस कराई जा रही थी, पंजाब पुलिस जो लोकेशन अलग अलग तरीके से ट्रेस कर रही थी। पहले उसकी लोकेशन दिल्ली में निकली थी, दिल्ली के बाद उसकी उत्तराखंड में निकली थी, तो वहां से जो है पुलिस जो है पूरी तरीके से नाकाबंदी करी थी। उत्तराखंड की पुलिस भी अलग तरीके से ठिकाना उसके चेक कराए जा रहे थे। गाड़ी के नंबर जिस गाड़ी से अमृतपाल बार बार बदल रहा था, उस गाड़ियों को भी जो है ढूंढने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। उससे पता चलता है कि अमृतपाल जो है दिल्ली में नहीं और ना उत्तराखंड में, लेकिन जिस तरीके से आज उसका सलाहकार जो था पपलप्रीत, उसका करीबी है, राइट हैंड है, तो आज जब होशियारपुर से वो पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार कर लिया, तो अभी उससे पूरी तरीके से पूछताछ की जाएगी। उससे पता चलेगा कि आखिरकार अमृतपाल कौन सी जगह पे छिपा हुआ, क्योंकि बिल्कुल जब करीबी तक पुलिस पहुंच चुकी है, जो पहले करीबी थे उनसे पहले भी पुलिस ने उसके जो साथी थे उन्हें गिरफ्तार कर रखा है, उनकी गाड़ियों को पहले सीज कर दिया गया, गाड़ी के हथियार जो साथ में थे। नितिन, क्या अमृतपाल अब जल्द पुलिस के हत्थे चढ़ेगा, क्योंकि पपलप्रीत हत्थे चढ़ गया है? वहीं सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि आखिर 23 दिन से पुलिस हर बॉर्डर, चाहे वो लखीमपुर हो, नेपाल बॉर्डर हो, उत्तराखंड हो, उधम सिंह नगर हो, हर जगह तलाश कर रही थी, और पपलप्रीत सिंह पकड़ा कहां गया? होशियारपुर से। तो कहां पुलिस से चूक हो रही थी? सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे थे अलग अलग जगहों से। देखिए बिल्कुल ये तो एक नाकामी माने पंजाब पुलिस की, जिस तरीके से पपलप्रीत को आज गिरफ्तार किया है होशियारपुर के पंजाब से, लेकिन उसके बाद जब पुलिस जो है लोकेशन अलग अलग जगह पे ट्रेस कर रही थी, दिल्ली में ट्रेस की जा रही थी, उत्तराखंड में ट्रेस की जाती है, अलग अलग जो नाकेबंदी है उन पे जो है सीसीटीवी जो फुटेज थे, उन फुटेजों में जो है पुलिस देख रही थी कि आखिरकार अमृतपाल यहाँ से निकला। उन गाड़ियों को रोक रोक के चेक कर रही थी, जिस तरीके से गाड़ियाँ निकल रही थी उन सभी गाड़ियों को रोका जा रहा था, उनसे चेक किया जा रहा था कि अमृतपाल इन गाड़ियों के अंदर जाके कहीं दूसरी जगह तो नहीं जा रहा। लेकिन आज जब 23 दिन बाद उसका जो करीबी है, सलाहकार है, राइट हैंड है पपलप्रीत, उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया, तो उससे पूछताछ की जा रही है, और उससे पूछताछ के बाद ये पता चलेगा कि अमृतपाल पंजाब के जितने भी सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे, चाहे वो अमृतपाल के हो या पपलप्रीत सिंह के हो, सारे फुटेज में पपलप्रीत और अमृतपाल अलग अलग हुलिये और अलग अलग वेशभूषा में नजर आया। तो पुलिस ने कैसे आइडेंटिफाई किया पपलप्रीत सिंह को? यह पपलप्रीत ही है जो अमृतपाल का करीबी है, क्योंकि हर एक दिनों बाद अपने वेशभूषा बदल रहे थे। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से चाहे पपलप्रीत हो या अमृतपाल हो, दोनों जो है अलग अलग तरीके से वेशभूषा बदल रहे थे। दाढ़ी कटा के भी जो है पपलप्रीत भी और अमृतपाल भी दोनों एक साथ चल रहे थे। उस लोकेशन अलग अलग तरीके की जो है ट्रेस कराई जा रही थी, वो लोकेशन अलग अलग जगह की दिखाई जा रही थी। अलग उसमें जो है तमाम बॉर्डरों को चेक किया जा रहा था, नाकेबंदी कर रखी थी। उसके घर पर भी, अमृतपाल के घर पर फोर्स लगाई गई थी। तो उसको देखते हुए कि पपलप्रीत की आज पुलिस के हत्थे चढ़ा, एक बड़ी कामयाबी पंजाब पुलिस को मिली है। इस तरीके से जिस तरीके पपलप्रीत आज गिरफ्तार किया गया है, उस गिरफ्तारी के कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो अमृतपाल भी अब जल्दी से जल्दी जो है पंजाब पुलिस के हाथ लगे, क्योंकि जो राइट हैंड आज पुलिस ने पकड़ लिया है, उससे पूछताछ की जाएगी पपलप्रीत से कि आखिरकार अमृतपाल कौन सी जगह पे छिपा हुआ। क्योंकि पहली बात तो यह है कि हमें आज जो मैन उसका जो साथी है पपलप्रीत, उसे गिरफ्तार करने का जो एक बड़ी कामयाबी है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो अमृतपाल सिंह का करीबी पपलप्रीत सिंह गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें, लगातार 18 मार्च से दोनों पुलिस को चकमा देते हुए भागते फिर रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी राज्य चुनाव आयोग ने रविवार को निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। मतदान की तारीखों के ऐलान के साथ ही यूपी में आचार संहिता लागू हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने बैनर, पोस्टर और प्रचार सामग्री को हटाने का काम शुरू कर दिया है। आपको हम 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अमेठी की है, जहां आप देख सकते हैं कि प्रशासन कैसे अलग अलग जगहों पर जाकर प्रशासन पोस्टर और बैनर को हटा रही है। जौनपुर की दूसरी तस्वीर है। तीसरी तस्वीर कन्नौज की आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि नगर प्रशासन और पुलिस किस तरीके से फ्लैग मार्च करते हुए पोस्टर्स और बैनर को हटा रही है। चौथी तस्वीर कासगंज की आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, जहां आप देख सकते हैं कि प्रशासन वहां भी पोस्टर बैनर को हटाने में जुटी हुई है। देश की सुरक्षा कवच में एक और अध्याय जुड़ने वाला है। दुर्गम सरहदी इलाके लद्दाख को कश्मीर और बाकी देश से जोड़ने के लिए 2 टनल बनाने का काम विभिन्न चरणों में जारी है। जहां सोनमर्ग में 6.5 किलोमीटर लंबी
जेड मॉड टनल तैयार है, वहीं 14.2 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का 50% काम पूरा हो चुका है। सोमवार को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के साथ इस टनल का निर्माण कार्य देखने पहुंचे। इस टनल के बनने के बाद सोनमर्ग के साथ साथ लेह लद्दाख का सफर भी आसान होगा। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर पाकिस्तान और चीन की सैन्य चुनौती को टक्कर देना भी इसके जरिए आसान हो जाएगा। हिमालय को भारत का सुरक्षा प्रहरी बोला जाता है, लेकिन सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते उत्तरी सीमाओं में बसे कश्मीर और लद्दाख के सीमावर्ती इलाके कट जाते हैं। लेकिन अभी इस हिमालय पहाड़ को काटकर एशिया के सबसे बड़ी जोजिला टनल का काम तेजी से किया जा रहा है। इसके बनने के बाद साल भर इन इलाकों के साथ सड़क संपर्क बना रहेगा। Between north to south, Kashmir to Kanyakumari, it will be an axis control road, and the distance between Delhi to Chennai will be reduced by 320 kilometers. And by this road, it is a true sense, it will be the connectivity of this country between Kashmir to Kanyakumari. So this is to be a state-of-art project, and I am really giving thanks to our engineers, contractors. Even it is very difficult to work here. Every time the regular 4-month temperature is -8 degrees, and 4 months also they have to, in the winter season, -26 degrees. So in a very, very crucial period, they are working here, and now the 38% of the work is completed. We are trying that with the permission of the Prime Minister and the state government and the LG. Part of the project we want to try to inaugurate, because that will give relief to the people. So this is going to develop the tourism in this area. Now presently, the tourism in the Kashmir, it will be increased by 2 or 3 times more. And tourism is a sector where it creates maximum employment potential. The 49% of the capital investment in tourism, the expenditure on employment potential. I already requested the LG Saab and Jammu Kashmir government that they should plan here the resorts, adventure sports. Then just like Switzerland, we can develop lot of things here. This Baltal here from the Baba Amarnath road is here. People are coming here. So we can increase the tourism 3 to 4 times more, by which creating more employment potential to the people of Jammu and Kashmir, and which will eradicate the poverty in this area, Ladakh, Leh and Jammu and Kashmir. So this is to be a great socio-economic transformation, and I feel that this can be a great thing in the history of the India. Atal Bihari Vajpayee at the time of Kargil war, he visualized that we should have the good road between Ladakh, Leh and Srinagar. And this is under the leadership of Prime Minister Modi ji. We have started this. Now I am really happy that 3rd time my visit is here, and now we are in the position that we will get this tunnel as early as possible. So talking about this tunnel, how much of a help will it be for? कई दुकानों में भीषण आग लग गई, जहां आग के लपटों ने कई दुकानों को अपने चपेट में ले लिया और जलाकर राख कर दिया। तो वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।